1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन को टेक ऑफ किए चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे सीट पर मौजूद एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए उसको एक चिट्ठी थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और आज तक उसको FBI मुर्दा और जिंदा क्यों नहीं ढूंढ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की FBI उसको पिछले 50 साल से कहीं भी ढूंढ नहीं पाई। नाज़रीन, इस दिलचस्प वाक़े की आगाज 1971 24 नवंबर को पोर्टलैंड में हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी किस्म की कोई भी सख्ती नहीं हुआ करती थी और ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था जिसको सिर्फ 45 मिनट में पोर्टलैंड से सिएटल पहुंचना था। सन ग्लासेस के साथ बैग उठाए हुए ये पैसेंजर बैन कॉपर नामे इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि जहाज में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही बैन कॉपर पीछे हटा और फ्लाइट में मौजूद एक एयर होस्टेस को एक पर्ची थमा दी। होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस कॉफशनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आके बैठ जाएं। फ्लोरेंस कॉफशनर जब उसके बराबर में आके बैठी, उसने अपना ब्रीफ केस खोला जिसमें बॉम्ब मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख, 2 पैराशूट्स और प्लेन फ्यूल सेटल चाहिए था। अपनी डिमांड के आखिर में उसने एयर होस्टेस को कहा कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब यहाँ पर फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर थे जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाक़े का बिल्कुल भी पता नहीं था। फ्लोरेंस उस आदमी की डिमांड्स लेकर कैप्टन के पास गई और सारा वाक़या बताया। एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मैक्लो था, वो एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लान हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसलिए लोकल अथॉरिटीज और FBI ने ये तय किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाएं। जाहिर है अथॉरिटीज को भी पता था कि डैन कूपर उनसे भागकर दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट्स जिसको 45 मिनट ही में सिएटल में टेक ऑफ करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द ही गर्दिश करती रही और बकाया 35 पैसेंजर जो इस सारे वाकये से बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल नाकामी की वजह से प्लेन को लैंड करने में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से भी $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे और एक करीबी स्काई डाइविंग सेलिंग क्लब से 2 पैराशूट्स की जोड़ियां भी अरेंज की गईं। 5:45 में जहाज को लैंड करवाया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसे और 2 पैराशूट्स प्रोवाइड किए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी शर्तें मनवाने के बाद डैन कूपर ने सबको नीचे उतरने की परमिशन दे दी, जबकि 2 पायलट्स को जहाज में रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मैक्लो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 मशवरे
दिए, रीनो या फिर फुनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के वक्त जहाज रीनो में रवां दवा था। इतनी देर में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मैकलो को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां 2 पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा ली। इसके बाद जो भी हुआ उसको पिछले 50 साल से आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रीनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। इस वाक़े के बाद डैन कूपर का कोई अता पता नहीं चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर कहां चला गया? ये केस फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रहने के बावजूद ये बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रीनो के बीच में ही कहीं छलांग लगा ली थी। FBI ने जहाज पर सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कूपर की टाई और 2 पैराशूट्स और 8 सिगरेट्स मिली जो कूपर पीछे छोड़ गया था। हत्ता कि किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सिएटल और रीनो के दरमियान तलाश किया जाता, FBI को एग्जैक्ट ये जानना था कि उसने किस जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पे था, यानी जिस बात पर जहाज जा रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से ही मालूम था ही, साथ साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयर केस 8:10 पर खुला था। इन तमाम सबूतों की वजह से डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का पता लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर मीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। सारी टीम ने इस पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन ना कूपर का कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफ केस मिला या फिर पैसे। हत्ता कि इस पूरे एरिया में इतनी सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो FBI के गैमो गुमान में भी नहीं था। FBI ने पहली बार इस केस में अवाम से मदद लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबारों में शाया किए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका मानना था कि कूपर अगर जिंदा हुआ तो वो पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उस सीरियल नंबर का नोट कभी भी कहीं पर भी मौजूद नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी कि 1980 में एक वाकया हुआ। सदर्न वाशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 दथियां मिली। ये $20 के नोटों की गठियां थी जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इन नोटों के सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो कूपर को दिए गए थे। डैन कूपर की हाईजैक के बाद 9 सालों के बाद ये FBI की पहली कामयाबी थी, लेकिन बचाए केस को सॉल्व करने के इस वाकये को केस ने मजीद उलझा कर रख दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया कि लुइस रिवर में ये पैसे डॉन की कूपर से ही गिरे होंगे और वहां से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में नोट किया गया कि कोलंबियन रिवर तो ऑपोजिट साइड में बहती है, यानी ये पैसे लुइस रिवर से टीना बार तक किसी सूरत भी नहीं पहुंच सकते। FBI के लिए ये मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा था। ना सिर्फ इतना बल्कि टीना बार बीच जहां से ये पैसे मसूल हुए थे, यहाँ 1974 में कुछ खुदाई का
का काम किया गया था। हाई जैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इंफॉर्मेशन से तो ये साबित होता है कि डैन कूपर या उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 साल बाद टीना बीच पर आकर ये पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर FBI ने कूपर जैसे लोगों को देखने के बाद उनसे इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई खातिर खास सुराग नहीं मिल सका। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़ कर गया था। 1980 में $5000 कैश मिलने के अलावा बकाया 9710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पर डैन कूपर के इस स्केच के अलावा FBI के पास सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पर लगी थी, जिससे ये जाहिर होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है।